अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं दुनिया में, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फीलिंग्स, आप ये तो कह सकते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना गुस्सा आ रहा है। 5 किलो आ रहा है, 10 किलो आ रहा है, 20 किलो आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से नॉन फिजिकल की बात हम फिजिक्स में नहीं करते। फिजिक्स में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज के दो यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड किया है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स? स्केलर्स हम कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। यूनिट तो लाजमी सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट होते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो रेशियो होती हैं जिनका यूनिट नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 99% का यूनिट होता है। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाती है? डिस्टेंस, मास, स्पीड, एनर्जी, वर्क, पावर और बहुत सारी। ठीक है जी, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें मास, मास 5 kg, कोई डायरेक्शन नहीं। टाइम 2 घंटे, कोई डायरेक्शन नहीं। स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन नहीं। एनर्जी, कोई डायरेक्शन नहीं। तो जिनमें डायरेक्शन नहीं हो वो क्या कहलाती है? स्केलर्स। लेकिन जिनमें डायरेक्शन भी शामिल हो जाए वो कहलाती है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी भाई? those physical quantities which have magnitude along with direction and unit। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार भी हो। जैसे 5 kg में अगर हम 5 कहें तो वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो मास नहीं होगा बल्कि कोई और क्वांटिटी होगी। कौन कौन सी एग्जांपल? जैसे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फोर्स डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, टॉर्क, इन तमाम क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। अब अगर हम क्या, फोर्स 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या हो गया? यूनिट। और नॉर्थ की टूवर्ड्स नॉर्थ क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखें, एक ग्राफिकली, ग्राफिकली का मतलब ड्रॉ करना पड़ता है। अगर हम कहें वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा तो वेक्टर को जाहिर किया जाएगा एक एरो से। सही है भाई? और एरो की लेंथ अगर ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और एरो की लेंथ अगर कम है तो मैग्नीट्यूड कम है। इसी तरीके से उस एरो का एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर हम देखें एक्स एक्सिस से तो वो कहलाएगी उसकी डायरेक्शन। तो अगर हम क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और एरो की लेंथ होती है मैग्नीट्यूड, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है डायरेक्शन। ठीक, यह भी आगे मैं समझा दूंगा। अब हमने कहा इसको वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है। सिंबल इसका होता है ए, और ए पे एरो आ गया। कोई भी वेक्टर ए है तो ए पे एरो आ जाएगा, बी है तो बी पे एरो आ जाएगा, एफ है तो एफ पे एरो आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने कहा वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार, एंड ए ये क्या है? ये दरअसल यूनिट वेक्टर कहलाता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है।
यानी कि वेक्टर की वैसे डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर दरअसल डायरेक्शन के लिए होता है। अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें, यानी कि 3 डायमेंशनल एक्सिस में देखें, तो आई एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर लगता है वो आई, जो वाई एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर लगता है वो जे, और जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर लगता है वो के। तो इसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए एक्स क्या होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू मैग्नीट्यूड, ए वाई क्या होगा, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, और ए जेड क्या होगा, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। देखिए ऐसा वेक्टर जिसको मूव ना किया जा सके और वो किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन फिजिक्स में हम कहते हैं ये कहलाता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जहां से बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने शहर में हैं या अपने गांव में हैं, तो आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने घर से। तो आपका घर आपके लिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो फिजिक्स में जो पॉइंट जहां से हम बैठे हुए होते हैं, जहां पे हम उस वक्त मौजूद होते हैं, वो कहलाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिहाज से अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और वेस्ट में ईरान है। इट इसका मतलब है कि पाकिस्तान ओरिजिन है और हम कह रहे हैं ईस्ट में इंडिया है। सही है। तो इंडिया अगर ईस्ट में है तो पाकिस्तान के लिहाज से हम देख रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान से इंडिया के किसी शहर तक का कोई वेक्टर बनाएंगे, एरो बनाएंगे, तो वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। सही है। जो शहर अगर हम कहें कराची से हमने दिल्ली तक बनाया है, तो कराची की पोजीशन भी वही रहेगी, दिल्ली की भी पोजीशन वही रहेगी। तो ये वेक्टर मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज डिस्टेंस कम था कल डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो वेक्टर की पोजीशन फिक्स्ड हो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और जिसकी पोजीशन फिक्स्ड ना हो वो कहलाता है फ्री वेक्टर। जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो वो क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम इसी तरीके से आई और जे और के भी अगर अगर हम 2 डायमेंशनल में बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो ए आई प्लस बी जे कहलाएगा। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल में बात करें तो जेड एक्सेस भी आ जाता है, तो वहां पे के भी आ जाएगा। और लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पहली वैल्यू का एक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर। x कैसे पता चला, जो i के साथ है वो x, जो j के साथ है वो y। अच्छा, तो अब फ्री वेक्टर में हम बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर जिसको मूव किया जा सकता है वो फ्री वेक्टर है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी का वेट एक फ्री वेक्टर है, क्योंकि गाड़ी जहां जहां जाएगी उसका वेट भी वहां जाएगा। आप खुद, आपका वेट एक फ्री वेक्टर है, आप जहां जहां जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप जो है जिस जगह खड़े हुए कल भी वहीं पे मौजूद होंगे, परसों भी वहीं पे मौजूद होंगे। आप मूव कर सकते हैं। तो ऐसा वेक्टर जो मूव कर सकता है वो क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर। ठीक। जो मूव ना कर सके पोजीशन वेक्टर, जो मूव कर सके वो फ्री वेक्टर। तीसरा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जो मैंने कहा कि जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है और इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट यानी कि क्या लिखा हुआ है, इट इज द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड इट्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, और इसको हम पहचान के लिए ऊपर एक कैप लगा देते हैं इसके फॉर्मूले में। तो यूनिट वेक्टर कैसे आता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चौथा है नल वेक्टर।
हो सकता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर कोई चीज रुकी हुई है उसमें फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि वो कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर। ठीक है, तो ये तो थी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब जो सवालात ज्यादा आते हैं वो आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर के भी आते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यानी कि वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि हमने कहा कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। इसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर को हम पहले ओरिजिन पे ले जाते हैं और एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। जो एक्स के अलोंग हो उसको हम कह देते हैं ए एक्स, और जो वाई के अलोंग हो उसको हम कह देते हैं ए वाई। तो ए एक्स कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, और ए वाई कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के साथ कौन सा आता है, कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है, साइन थीटा। यहाँ पे देखें, ये हमने कहा वेक्टर ए है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है। तो ए एक्स के साथ आएगा ए कॉस थीटा, ए वाई के साथ आएगा ए साइन थीटा। अब हमने कहा कि अगर हमें वेक्टर ए दिया हो और एंगल दिया हो, तो हम मान लो एंगल ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिया हुआ हो, तो हम ए एक्स और ए वाई मालूम कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहलाता है। अब हमने कहा ए इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर हमें ए एक्स और ए वाई गिवन हो, अगर हमें ए एक्स और ए वाई गिवन हो और हमें ए और थीटा मालूम करना हो, तो फॉर्मूला ये होगा। यानी कि देखें यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक्स और वाई यहाँ पे है, ये ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि ए और थीटा से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बताते हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ए और थीटा इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ठीक है भाई, सही है भाई। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऐसे तोड़ा जाता है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजल्टेंट ऐसे हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ एक रेक्टेंगुलर एक्स कंपोनेंट है 3 और वाई कंपोनेंट है 4, तो रिजल्टेंट क्या होगा, हम इसमें रख देंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 क्या हो गया 25। तो ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5। और डायरेक्शन कैसे आएगी, एंगल कैसे आएगा, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यानी कि टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये मैट्रिक में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए ग्राफिकली तो वेक्टर को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल से, और हेड टू टेल रूल में हर वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की, तो उसको उसके सिर्फ और सिर्फ 4 मेथड है। यहां से समझे आपके फॉर्मूले शुरू हो रहे, सही माने में। ठीक, अब तक तो जितना था वो समझे मैट्रिक का था, अब जो शुरू हो रहा है ये समझे फॉर्मूले असल में काम आने वाले हैं। पीछे भी थीटा वाला था, लेकिन ये वाले ज्यादा काम आते। अभी हमने कहा कि when two vectors are parallel, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ दो फोर्सेस हैं F1 और F2, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 2 और 3, अगर दो फोर्सेस हैं तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, 2 प्लस 3 5। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता।
व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट है तो हम कहेंगे इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। क्या मतलब हुआ, यानी कि जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक ब्लॉक के दोनों तरफ फोर्सेस लग रही हैं, एक तरफ 7 न्यूटन, एक तरफ 3 न्यूटन, तो हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम कहें व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का तो मतलब है उसमें एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, तो रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका ये है। और अगर ना दो वेक्टर्स पैरेलल है, ना ऑपोजिट है, ना परपेंडिकुलर है, किसी भी एंगल पे है, तो रिजल्टेंट मालूम करने का फॉर्मूला ये है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये है रिजल्टेंट। और ये F1 एक वेक्टर है, F2 दो वेक्टर है। यहाँ पे भी F1 और F2 हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, यानी कि लेकिन क्योंकि हम दोनों परपेंडिकुलर है तो इसलिए उसको हमने Fx और Fy से जाहिर कर दिया। ठीक है जी। तो वेक्टर्स को ऐड करने के, अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड करने के यही 4 मेथड है। इन चारों को लाजमी नोट कर लें। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों पैरेलल होंगे, और मिनिमम कब वैल्यू कब होगी, जब दोनों ऑपोजिट होंगे। ठीक है जी, मैक्सिमम पहली लाइन में और मिनिमम दूसरी लाइन। ठीक, अब आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड डिफरेंस। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, यानी कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल उलट कर दी जाए, सही है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। यानी कि नेगेटिव वेक्टर की क्या डेफिनेशन हो जाती है, द वेक्टर विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम कहें इफ a इज इक्वल टू माइनस बी, a एक वेक्टर है, b दूसरा वेक्टर है, और अगर a बराबर है माइनस बी के, तो हम कहेंगे कि a और b का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर हम कहें a की डायरेक्शन है नॉर्थ, तो b की डायरेक्शन होगी साउथ। अगर a की डायरेक्शन है ईस्ट, तो b की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करें, तो डिफरेंस और रिजल्टेंट में जो हमने पहले फॉर्मूला किया है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। बाकी फॉर्मूला यही वही है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है जी। तो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के ये मेथड। ठीक, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर हम मालूम करते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम तमाम वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर हम कहें A1 वेक्टर है, तो A1 x हो जाएगा A1 cos थीटा 1, और A1 y क्या हो जाएगा A1 sin थीटा 1। A2 वेक्टर है तो A2 x क्या हो जाएगा A2 cos थीटा 2, और A2 y क्या हो जाएगा A2 sin थीटा 2, क्योंकि x कंपोनेंट के साथ cos थीटा आता है और y कंपोनेंट के साथ sin थीटा आता है। तो जितने भी हो A1 A2 A3 A4, फिर हम क्या करते हैं, सबके x कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, वो बन जाता है Rx। यानी कि अगर मैं कहूँ Rx किसके बराबर होगा, तो वो होगा A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2 प्लस A3 cos थीटा 3 A4 cos थीटा 4, जितने भी वेक्टर। इसी तरीके से सबके y कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे तो आर वाई रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कि अगर आर वाई की बात करें तो A1 sin थीटा 1 प्लस A2 sin थीटा 2 प्लस A3 sin थीटा 3 फिर
प्लस A4 साइन थीटा 4 जितने भी वेक्टर हो उन सबको ऐड कर देंगे, तो x कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, y कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से, यानी कि आर एक्स मालूम किया हुआ है, आर वाई मालूम किया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन यानी कि एंगल मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक था, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक, तो ये नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। जब तक थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।